अगर किसी ऑपरेशन, रॉन्ग इंटेलिजेंस, किसी गलत फैसले या किसी इंसानी गलती के नतीजे में एक बेगुनाह जान चली जाए तो इंसाफ कैसे मिलता है। एक पाकिस्तानी निषाद ऑस्ट्रेलियन खानदान पाकिस्तान में आता है, फिर यहाँ से हज के लिए सऊदी अरब गया। सऊदी अरब से जब हज करके वापस आते हैं तो वो सोच रहे थे कि यहाँ पर छुट्टियां मनाएंगे, कुछ रिश्तेदारों से मिलेंगे, कुछ प्यारों के साथ वक्त गुजारेंगे और फिर वापस ऑस्ट्रेलिया मूव कर जाएंगे। लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि खुशियों से भरपूर ये सफर चंद घंटों की अमानत है और उसके बाद जिंदगी मुकम्मल तब्दील हो जाएगी और सब कुछ बदल कर रह जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ आनिया अहमद केस की। वो ऑस्ट्रेलिया से आई थी अपने आबाई वतन में छुट्टियां गुजारने, अपने लोगों के दरमियान यादगार पल गुजारने, मगर इसे क्या मालूम था कि इस सफर का इख्तिताम एक कब्र पर की, जिसकी उम्र सिर्फ 9 साल थी। ना उसके हाथ में कोई हथियार था, ना कोई उसने ऐसा जुर्म सरजद किया था और ना ही किसी जुराइम पेशा सरगर्मी में वो मुलव्वस थी। अपने वालिदैन के साथ गाड़ी में सफर करना उसके लिए कठिन साबित हुआ और चंद सेकंड में सब कुछ बदल गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक चकवाल में डाकुओं का ताकुब करते हुए गलत शनाख्त पर फायरिंग हुई। हानिया अहमद जान की बाजी हार गई। उसके वालिद और भाई भी जख्मी हुए, लेकिन बफजले ताला वो महफूज हो गए और अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। बाद में तहकीकात शुरू हुई, एक पुलिस एहलकार को गिरफ्तार किया गया और मुकदमे में कत्ल की दफात शामिल कर दी गई। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है, क्या एक ही गिरफ्तारी इंसाफ है या इंसाफ इससे कहीं ज्यादा बढ़कर है, या इंसाफ का तस्वुर इससे ज्यादा बड़ा है। नाजरीन, ये पहला मौका नहीं जब पाकिस्तान में किसी कानून नाफिज करने वाले अदारे की कार्रवाई अवामी बहस का मौजू बनी हो। 2019 का सानहा याद करें तो पूरा मुल्क हिलका रह गया था। साहिवाल में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कार्रवाई की, फायरिंग का तबादला हुआ और बाद उस वाक़े में शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर आया। एक फैमिली मुकम्मल तौर पर जान भाग हुई। फिर एक वकील साहब जिनका नाम मियां आसिम महमूद साहब है कि जुडिशल इंक्वायरी की डिमांड पर कानून हरकत में आया। तहकीकात हुई, अदालती कार्रवाइयां हुई और पूरे मुल्क में एक बहस छिड़ गई कि ताकत का इस्तेमाल क्या हदूद पर होना चाहिए या बगैर हदूद के, बगैर लामहदूद होना चाहिए। आज हानिया अहमद का केस भी सामने आया। वाक़यात मुख्तलिफ हैं, हालात मुख्तलिफ हैं, अदारे मुख्तलिफ हैं, हक़ाइक़ और कानूनी पहलू भी अलग हैं, लेकिन अवाम का सवाल आज भी वही है कि क्या ताकत का इस्तेमाल महदूद नहीं होना चाहिए? क्या तस्दीक के बगैर ताकत का इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या शुबा और सबूत एक ही चीज है? और क्या हर ऑपरेशन में शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह नहीं होना चाहिए? और अगर गलती से कोई ज़िम्मेदारी कबूल करता है और गलती होकर किसी की जान चली जाती है तो फिर आईने पाकिस्तान शहरियों को क्या हकूक फराहम करता है? आईने पाकिस्तान के मुताबिक आर्टिकल 4 ये कहता है कि हर शख्स को कानून के मुताबिक सलूक किया जाए और उसको कानून के मुताबिक ट्रीट किया जाए। आर्टिकल 9 हर शहरी की हक़ ज़िंदगी और आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है और आर्टिकल 10A हर फर्द को मुनसिफाना कानूनी कार्रवाई और फेयर ट्रायल का हक देता है। इन आईनी असूलों का मकसद ये है कि रियासत के ताकत का भी कानून का ताबे होना चाहिए। जमहूरियत में ताकत का मतलब इख्तियार जरूरी है, लेकिन इस इख्तियार को साथ में जवाबदही भी लाजिम मजलूम होती है। दुनिया भर में जदीद पॉलिसिंग चंद बुनियादी असूलों पर कायम है। पहला असूल, ताकत का इस्तेमाल आखिरी रास्ता होना चाहिए। दूसरा असूल ये है कि शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़, कार्रवाई और अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। तीसरा असूल ये है कि हर फायरिंग के बाद आज़ादाना और शफाफ जायजा लिया जाए। और चौथा असूल कुछ इस तरह से है कि जवाबदही सिर्फ फायरिंग करने वाले फर्द तक महदूद नहीं होती, उसको चाहिए कि कमांड ऑफिसर और निगरानी के निज़ाम का भी जायजा लिया जाना चाहिए। अब एक लम्हा के लिए ये खुद सोचें कि अगर उस जगह पर आपकी फैमिली हो तो आप क्या सोचेंगे और आपके दिल पर क्या बीतेगी। आपको अचानक किसी हंगामी सूरत हाल का सामना करना पड़ जाए और फिर चंद लम्हों में आपकी पूरी दुनिया बदल जाए तो फिर आपको कैसा लगेगा। ये अवामी इत्माद का भी मसला है और कानूनी मसाइल भी हैं, क्योंकि कानून नाफिज करने वाले इदारों की असल ताकत असला नहीं, अवाम का इत्माद होता है और जब इत्माद कमजोर होता है तो रियासत और शहरी के दरमियान फासला बढ़ने लगता है। नाजरीन, यहाँ एक और अहम सवाल पैदा होता है, अगर एक अहलकार ने गलती की तो क्या सिर्फ वही जिम्मेदार है या फिर ये भी देखना है कि ऑपरेशन की निगरानी किसके पास थी, SOPs पर अमल किया गया या नहीं, क्या फायरिंग से पहले खतरे की दुरुस्त तशखीस की गई थी, क्या वायरलेस कम्युनिकेशन का जायजा लिया गया था, क्या फायरिंग शवाहद अवाम के सामने आएंगे या फॉरेंसिक किया जाएगा, क्या मुतासिरा खानदान को मुकम्मल मालूमात फराहम की जाएंगी और क्या मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचने के लिए अमली इस्लाहात मुतारफ कराई जाएंगी। ये सवालात किसी अदारे के खिलाफ नहीं या सवालात किसी बेहतर निज़ाम के लिए नहीं, बल्कि हम ये कोशिश करेंगे कि इससे एक मजबूत अदारे और मजबूत मुल्क और मजबूत जमहूरियत सामने आए और दोबारा सवालात उठाने न पड़े। मजबूत अदारे वो होते हैं जो सवालात का जवाब देने की
صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اصلاحات کی۔ اگر واقعی ہم مستقبل میں ایسے واقعات روکنا چاہتے ہیں تو چند ضروری اقدامات زیر غور ہیں۔ پہلا یہ کہ یہ بڑے آپریشنز میں باڈی کیمرہ اور گاڑیوں میں ڈیش کیمراز نصب کیے جانے چاہیے۔ فائرنگ کے ہر واقعے کا خودکار اور آزادانہ جائزہ لیا جانا چاہیے۔ اسلحہ استعمال کرنے والے اہلکار کی مسلسل تربیت اور نفسیاتی جانچ بھی ضروری ہے۔ کمانڈ چین کی ذمہ داری واضح کی جائے اور تحقیقات کے نتائج سے زیادہ شفاف انداز میں عوام کے سامنے لائے جائیں۔ متاثرہ خاندان کو بروقت معلومات فراہم اور قانونی معاونت کی جائے۔ اور سب سے اہم، پولیس کمپلینٹ اتھارٹی 2002 کا قیام تاخیر اور التوا میں کیوں ڈالا گیا، اس کو بحال کیا جانا چاہیے۔ کیا ہم نے ماضی کے سانحات سے کچھ سیکھا؟ ساہیوال سے چکوال تک، انکوائری سے اصلاحات تک، بیانات سے عملی اقدامات تک، کیا ہم واقعی آگے بڑھے ہیں؟ اور یا ہر سانے کے بعد ہم افسوس کرتے ہیں اور پھر اگلی خبر کا انتظار کرنے لگتے ہیں؟ ہانیہ احمد اب واپس نہیں آ سکتی، اللہ اسے غریق رحمت کرے، لیکن اس کے بعد ہونے والے فیصلے شاید مستقبل میں کسی بچے کی جان بچا سکیں یا کسی خاندان کی زندگی کی ضمانت ہو سکیں، اور شاید ریاست اور شہری کے درمیان اعتماد بحال ہو سکے۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ میں ہوں مبشر محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر ریویلز۔